नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम राज पीको सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आया हूँ और आज हम लोग आ रखे हैं निशांत हॉस्पिटल, जो कि खगौल दानापुर रोड में स्थित है, जूडियो शोरूम के पीछे विजय विहार कॉलोनी में स्थित है। और आज हमारी मुलाकात हुई है डॉक्टर आशिता मैम से, जो कि एक फीटल सोनोग्राफी एक्सपर्ट हैं और साथ में इस हॉस्पिटल की निशांत हॉस्पिटल की डायरेक्टर भी हैं। तो चलिए उनसे जान लेते हैं इस निशांत हॉस्पिटल के बारे में और थोड़ा फीटल सोनोग्राफी के ऊपर में, क्योंकि वो इनका अपना डिपार्टमेंट है और उसको वो सोली हैंडल करती है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मैम, आज आपका स्वागत है हमारे पीको सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में। और आज हम लोग जानना चाहेंगे आपकी तरफ से मैम कि निशांत हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और उसके अलावा जो आप फीटल सोनोग्राफी जो आप हैंडल कर रही हैं सोली, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए कि आप क्या क्या चीज़ों को जो है यहाँ पे देख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशिता श्रीवास्तव है और मैं यहाँ पर निशांत हॉस्पिटल खगौल रोड विजय विहार कॉलोनी में एज अ फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट कार्यरत हूँ। निशांत हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर फीटल मेडिसिन, फीटल अल्ट्रासाउंड, गायनी अल्ट्रासाउंड, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी और 24/7 ICU की सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल जो है डॉक्टर आशिता श्रीवास्तव मैम से है, वो ये है कि मैम आप इस निशांत हॉस्पिटल में आप कितने प्रकार का जो है स्कैन आप लोग जो उपलब्ध करवाते हैं पेशेंट्स को? निशांत हॉस्पिटल में हम लोग प्रेगनेंसी में होने वाले सभी अल्ट्रासाउंड और गायनी अल्ट्रासाउंड को करते हैं। इसके अलावा जो इनफर्टिलिटी का स्कैन होता है, जिनमें बांझपन की शिकायत है, जो मां नहीं बन पा रही है, उनका स्कैन होता है। प्लस जिनमें अल्ट्रासाउंड में किसी तरह की विकृति है, जैसे गायनी अल्ट्रासाउंड में जिनमें बच्चेदानी में अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो उनका हम लोग स्कैन करते हैं। साथ में ट्यूब्स खुले हुए हैं या नहीं, इसकी जानकारी हम लोग अल्ट्रासाउंड के द्वारा उपलब्ध कराते हैं। ओके दोस्तों, अब इसके अलावा जो सबसे बड़ा आज के डेट में अगर इशू आता है, मतलब सबसे ज्यादा अगर रिक्वायरमेंट होती है तो होती है कि प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड के बारे में। तो चलिए उसके बारे में पहले जान लेते हैं मैम से कि प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड जो है वो कैसे करवाना है, कितने कितने वेरिएंट्स पे करवाना है, वो क्या चीज़ है, सारा जानकारी आज आपको जो है मैम बताएंगे इसके बारे में। तो मैम आप प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए कि प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड जो कि मोस्ट ऑफ द लेडीज जो है करवाती हैं, वो उसके बारे में थोड़ा कंप्लीट जानकारी और कितने कितने ड्यूरेशन पे उनको करवाना होगा उसके बारे में प्लीज़ बताइए। प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में हम बात करें अगर रूटीन अल्ट्रासोनोग्राफी की, तो सबसे पहले हम लोग जो स्कैन है वो 6 से 7 सप्ताह पर करवाते हैं। उसमें हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे का जो दिन है, कितने दिन का वो बच्चा है, उसकी धड़कन आई है या नहीं आई है। वो उसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि बच्चे का नंबर कितना है, अंदर जो फीटस डेवलप कर रहा है उसका कितना नंबर है, 1, 2, कभी कभी 2 से ज़्यादा भी बच्चे गर्भ में ठहर जाते हैं, खासकर IVF प्रेगनेंसी में। तो हम लोग शुरुआती अल्ट्रासाउंड जो 6 से 7 सप्ताह पर होता है, उसमें हम लोग मुख्यतः देखते हैं कि बच्चे कितने दिन के हैं, उनका धड़कन आया कि नहीं आया, और वो बच्चा जो है वो कितने नंबर में है, 1, 2 या 2 से ज़्यादा। इसके अलावा कभी कभी ये होता है कि बच्चा जो है वो यूट्रस में नहीं ठहर के ट्यूब्स में ठहर जाता है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। हम लोग शुरुआती अल्ट्रासाउंड में ये भी एश्योर करते हैं कि ये प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है, यानी कि वो यूट्रस के बाहर नहीं ठहरा हुआ है, यूट्रस के अंदर ही है। मैम, मोस्ट ऑफ द लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि हम लोग जो है दूसरे टाइम जो स्कैन करवाना होता है उसके लिए हम लोग कब आए, मतलब कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको कब आना चाहिए दूसरे स्कैन के लिए, जो कि LP स्कैन जो होता है ना, उसके लिए उन लोगों को कब आना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सी जानकारी दीजिए हमारे व्यूअर्स को। जो शुरुआती दौर में जो हमने अल्ट्रासाउंड किया, जो 6 से 7 सप्ताह में किया, उसके बाद हम लोग मुख्यतः पेशेंट को एंटी स्कैन के लिए कॉल करते हैं। एंटी स्कैन जो होता है उसका एक टाइम बाउंड स्कैन है ये, इसका एक लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है जो 11 सप्ताह से लेकर 13 सप्ताह 5 दिनों के भीतर करवाना जरूरी होता है। इस स्कैन में हम लोग मेनली जो बच्चे का एंटी यानी म्यूकल ट्रांसलूसेंसी यानी गले के पास की जो पानी है वो नापते हैं, लेजर बोन नापते हैं। इसके अलावा कंप्लीट फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन करते हैं
जिसमें बच्चे के जो शुरुआती दिनों में पता चलने वाली विकृतियाँ उनके लिए देखते हैं और ये एश्योर करते हैं कि बच्चे के जितने स्ट्रक्चर हैं, उनके हाथ, पाँव, किडनी, स्पाइन, आँख, नाक, ये सब सही तरीके से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अब ये बिल्कुल मुमकिन है कि हम लोग इन चीज़ों को बहुत शुरुआती दौर में ही एश्योर कर सके कि बच्चे नॉर्मल डेवलप कर रहे हैं या उनमें किसी तरह की कोई विकृति डेवलप कर रही है। इसके अलावा इस स्कैन के साथ हम लोग एक ब्लड टेस्ट भी भेजते हैं जिसको कंबाइंड ब्लड टेस्ट बोलते हैं। इससे ये पता चलता है कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी 13, 18 या एक्स और वाई क्रोमोसोम में होने वाली कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। मैम अब मेरा एक दूसरा सवाल ये भी है मैम कि एनामली स्कैन होता है जो कि एक मतलब कि एंटी स्कैन के बाद में जो है एनामली स्कैन होता है, उसके लिए मैम आप क्या हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि उसका क्या ड्यूरेशन है, उसके लिए कब आना चाहिए और उसका एक कंप्लीट जानकारी आप क्या हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ होता है, उसमें क्या क्या चीज़ आप करते हैं और किस ड्यूरेशन में उनको बुलाया जाएगा। एंटी स्कैन में सब कुछ अगर नॉर्मल होता है तो हम लोग पेशेंट को 18 सप्ताह के बाद 18 से 22 सप्ताह के बीच में एनोमली स्कैन के लिए बुलाते हैं। एनोमली स्कैन को लेवल 2 स्कैन के नाम से भी जाना जाता है। इस स्कैन में हम लोग पुनः सारी चीज़ों को दोबारा देखते हैं, साथ में कुछ वैसे स्ट्रक्चर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं प्रॉपर्ली बने होते हैं उनको हम लोग फिर से सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखते हैं 18 से 22 सप्ताह के बीच में। इसमें फिर से हम लोग देखते हैं कि बच्चे के सेल में जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से बन रही है कि नहीं, चेहरे में नाक, ओठ जो है वो सही से बना या नहीं, या ओठ में किसी तरह की कोई जो कट मार्क होते हैं जिसको हम लोग क्लिप या क्लिप पैलेट के नाम से जानते हैं वो तो नहीं है। इसके अलावा हार्ट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, छाती में होने वाली, छाती या थोरैक्स में होने वाले किसी तरह का कोई मांस या कोई लीजन तो नहीं है, बच्चे का स्टमक या जो उसका पुरई जहाँ पे लगता है जिसको कॉर्ड इंसर्शन बोलते हैं, उसके ब्लैडर, उसके हाथ, उसके पाँव, स्पाइन और किडनी ठीक से बने हैं या नहीं है, यानी कि किडनी में कोई किसी तरह का कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं है, स्पाइन में या वर्टिब्रा में किसी तरह का कोई समस्या तो नहीं है, या स्पाइन के ऊपर जो हमारा स्किन है वो इंटैक्ट है या नहीं, या ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसी कोई समस्या है। तो मुख्यतः एनोमली स्कैन में हम लोग बच्चे के नॉर्मलिटी एंश्योर करते हैं कि बच्चा जो है संरचना के हिसाब से यानी शारीरिक तौर पे जो स्ट्रक्चर हम लोग 18 से 22 सप्ताह में देख पाते हैं वो सही तरीके से बने हैं या नहीं बने। एनोमली स्कैन में मैं आपसे एक सॉफ्ट टिश्यू मार्कर्स के बारे में स्पेशली बात करना चाहूँगी। ये सॉफ्ट टिश्यू मार्कर्स कुछ ऐसे फाइंडिंग्स होते हैं एनोमली स्कैन्स में जो मुख्यतः बच्चों में किसी तरह का कोई फंक्शनल प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, बट वो एक सिंबॉलिक एविडेंस होते हैं कि बच्चे में किसी तरह का क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी हो सकता है। तो हम लोग एनोमली स्कैन में इन सारी सॉफ्ट मार्कर्स को ध्यान से देखते हैं ताकि ये पता कर सके कि बच्चे में किसी तरह का अनुवांशिक बीमारी या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होने की संभावना है या नहीं। ओके मैम, इसके अलावा जो आपने अभी तक जो बताया मैम, एक तो डेटिंग स्कैन के बारे में बताया, फिर उसके बाद एंटी स्कैन के बारे में बताया, फिर उसके बाद एनोमली स्कैन के बारे में बताया, इसके बाद जो है आप पेशेंट्स को कब बुलाते हैं और कौन सा स्कैन करते हैं और उसकी क्या जरूरत है, उसके बारे में प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए। एनोमली स्कैन के बाद अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है, पेशेंट लो रिस्क होती है, जैसे अगर उसको कोई हाई ब्लड प्रेशर या किसी तरह का कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है और लो रिस्क पेशेंट है वो, तो ऐसे पेशेंट को यूजुअली हम लोग 32 वीक पर ग्रोथ के लिए कॉल करते हैं। इस ग्रोथ स्कैन में बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे का ग्रोथ जो एनोमली स्कैन तक नॉर्मल चल रहा था वो आगे अभी 32 वीक पर नॉर्मल है या नहीं है, उसके डॉपलर वैल्यूज नॉर्मल है या नहीं। ये भी इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन को भी डिटेक्ट करता है और ये एक बेसलाइन की तरह भी काम करता है कि अगर लेट ऑनसेट ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन अगर हुआ जो 32 सप्ताह के बाद बच्चे में अगर विकास दर में कमी आई तो हम लोग इस 32 वीक स्कैन को एज अ बेसलाइन स्कैन देखकर ये आगे का स्कैन करते हैं ताकि ये पता चले कि आगे स्कैन में बच्चे ठीक हैं। एनोमली स्कैन के बाद हम लोग अपने मरीज को यूजुअली 32 वीक्स पर ग्रोथ स्कैन के लिए बुलाते हैं। ये ग्रोथ स्कैन में हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे का जो ग्रोथ है, जो उसका वजन है, पानी है और डॉपलर का जो वैल्यू है
वो नॉर्मल रेंज में है या नहीं है। लेकिन मरीज के मेडिकल हिस्ट्री के बेसिस पर, उसके प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के बेसिस पर आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको इससे पहले भी स्कैन के लिए रेफर कर सकते हैं। ठीक है मैम, आपने जो बताया अभी तक का जो जानकारियाँ हमारे व्यूअर्स को दी है मैम, उसके लिए धन्यवाद मैम। लेकिन मेरा एक अपना पर्सनल कंसर्न है कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि कुछ प्रेग्नेंट लेडीज के साथ में प्रॉब्लम ये आ जाता है कि उनकी जो प्रेगनेंसी होती है वो बहुत ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है। तो अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी केसेस अगर आपके सामने में आती है तो आप उसके लिए क्या क्या सुविधा उपलब्ध करवाती है मैम, प्लीज आप हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं इसके। कुछ प्रेगनेंसी जो होती है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। उनका कारण होता है कि उनको कोई किसी तरह की मेडिकल डिसऑर्डर होती है, या वो RH नेगेटिव प्रेगनेंसी होते हैं, या वो जो प्रेगनेंसी होती है वो बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री की प्रेगनेंसी होती है, जिनके काफ़ी बच्चे पहले से खराब हो चुके रहते हैं। तो इन सबों के लिए हमारे सेंटर पे रेगुलर अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी अवेलेबल है। हम लोग इन पेशेंट्स का रेगुलर फ्रिक्वेंटली अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग करते हैं, ग्रोथ के लिए, डॉपलर के लिए, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज के लिए, और जरूरत पड़ने पर ऐसे पेशेंट्स का मैं यहाँ पर RH नेगेटिव प्रेगनेंसीज को स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि इनको बहुत शुरू से ही ज़रूरत होती है फ्रिक्वेंट अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग की। तो इनको देखना होता है। कुछ प्रेगनेंसीज जो होती हैं वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती हैं। इनमें मेनली जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज होते हैं, ट्विंस या ट्रिपलेट्स होते हैं, स्पेशली मोनोकॉरियोनिक जो प्रेगनेंसी होती है, RH नेगेटिव प्रेगनेंसी है, या जो प्रेगनेंसी बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, या मदर में किसी तरह का मेडिकल डिसऑर्डर होता है। तो ऐसे प्रेगनेंसीज के लिए हम यहाँ पर रेगुलर जो अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग होता है वो करते हैं। इनमें हम लोग बेसिकली ग्रोथ को और डॉपलर को देखते हैं अलॉन्ग विद स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज। तो जो RH नेगेटिव प्रेगनेंसीज होते हैं उनमें हम लोगों को शुरू से ही देखना पड़ता है, जो सेंसिटाइज प्रेगनेंसी होती है स्पेशली MCA डॉक्टर के बेसिस पे, कि बच्चे में कहीं एनीमिया डेवलप करने का डर तो नहीं है। ऐसे में हम लोग जिस बच्चे में एनीमिया डेवलप कर रहा होता है उनमें हाइड्रॉप्स डेवलप करने के पहले हम लोग इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन यानी बच्चे को गर्भ में ही खून चढ़ाते हैं ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। ओके मैम। जी मैम, इसी क्वेश्चन से मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज होता है मैम कि जो फीमेल इनफर्टिलिटी है, उस इनफर्टिलिटी में अगर कोई इशू आ रही है तो उसको आप लोग किस तरह से डायग्नोज करते हैं, उसके बारे में जरूर हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। सबसे पहले तो जो अल्ट्रासाउंड हम लोग मरीज का करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यूट्रस में जो है किसी तरह का कोई समस्या तो नहीं है, जैसे उसको कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई एडिनोमायोसिस तो नहीं है, उसकी जो परत होती है एंडोमेट्रियम जिसको बोलते हैं, बच्चेदानी की परत को, वो सही तरीके से बन रही है या नहीं बन रही है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि उसका ओवरी जो है उसमें जो फॉलिकल्स के नंबर है, जो अंडा बन रहा है वो कितने हैं, कहीं वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज तो नहीं है जिसमें बहुत सारे अंडे एक साथ बनते हैं और लेकिन कोई अंडा जल्दी फूट नहीं पाता है। इसके अलावा यूट्रस के जो साइड में जो ट्यूब्स होते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स जिनको हम लोग बोलते हैं, वो जो है उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें कोई पानी तो नहीं भरा हुआ है जिसको हम लोग हाइड्रोसैल्पिंग्स बोलते हैं। अगर हम लोगों को ये दिखता है कि कोई फाइब्रॉइड है या कोई बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है तो हम लोग हमारे सेंटर पे अल्ट्रासाउंड के द्वारा फाइब्रॉइड मैपिंग की सुविधा उपलब्ध है, जो ये बताता है कि ये फाइब्रॉइड जो है कहीं आपके बच्चेदानी की जो परत है जहाँ पर बच्चा ठहरता है उस पर किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं डाल रहा है जिससे बच्चा होने में समस्या हो रही है। हमारे यहाँ अगर पॉलिप डायग्नोज होता है तो हमारे यहाँ ये सुविधा उपलब्ध है कि वो पॉलिप या जो फाइब्रॉइड है जो कि बच्चेदानी की परत के अंदर है उसके बारे में SIS के थ्रू जो है हम लोग प्रॉपर जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा हमारे सेंटर पे अल्ट्रासाउंड के द्वारा डाई या सलाइन डालकर ट्यूब्स खुले हैं या नहीं इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। यूजुअली ये चीज़ हिस्ट्रोसैल्पिंजियोग्राफी के द्वारा हम लोग पहले करते आ रहे थे, लेकिन अल्ट्रासाउंड के द्वारा जब हम सलाइन या डाई डालकर ये काम करते हैं तो उसका एक फायदा ये होता है कि हम लोग बच्चेदानी के अंदर की परत जो एंडोमेट्रियम में अगर किसी तरह का कोई पॉलिप है तो उसकी भी हमारी पूरी जानकारी उपलब्ध करा पाते हैं। मैम, आजकल एक बहुत बड़ा इशू बन रखा है मैम, बहुत बड़ा इशू आ रखा है सोसाइटी में, वो ये है कि मैम इनफर्टिलिटी।
और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया है आज के हमारे जनरेशन के लिए। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि जो ये इनफर्टिलिटी है उसको कैसे घटाया जा सकता है या फिर उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बारे में मैम आपका क्या राय है? प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं। इनफर्टिलिटी आज मॉडर्न एज में एक मेजर प्रॉब्लम बनकर आया है। ये हमारे मॉडर्न लाइफ स्टाइल और वेरियस रीजन से ज़्यादा बढ़ रहा है। इसमें मेल और फीमेल फैक्टर दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेल में हो सकता है कि आपके शुक्राणु का नंबर कम हो या जो आपके शुक्राणु बन रहे हैं उनमें किसी तरह का कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी या उनकी मोटिलिटी में कोई कमी हो। दूसरे फीमेल में हम लोग देखते हैं कभी कभी जो है अंडा बन रहा है लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, या अंडा बन तो रहा है लेकिन वो फूंक नहीं रहा है, या हो सकता है कि आपके जो गर्भ में जो यूट्रस है उसमें किसी तरह का कोई इश्यू है, जैसे कि कोई फाइब्रॉइड है, एडिनोमायोसिस नाम की बीमारी होती है वो है, या कोई पॉलिप वगैरह हो सकता है। इसके अलावा संभवतः ये भी है कि हो सकता है कि आपके फैलोपियन ट्यूब्स बंद हो जिसकी वजह से फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो रहा हो। ओके मैम। इसके अलावा बहुत से लोगों में स्पेशली जिनका बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री होता है, हम लोग देखते हैं कि मुलेरियन डक्ट एबनॉर्मलिटी रहती है। मुलेरियन डक्ट एबनॉर्मलिटी ऐसी समस्या है जिसमें बच्चेदानी का जो आकार होता है वो नॉर्मल नहीं होकर एबनॉर्मल होता है। तो हमारे यहाँ 3D अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा उपलब्ध है जिसके द्वारा हम मुलेरियन डक्ट एबनॉर्मलिटी के बारे में भी जानकारी देते हैं। ठीक है मैम, बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि फीटल मेडिसिन में जैसे अल्ट्रासाउंड तो आपने बताया, बहुत सारा चीज़ को बताया, लेकिन अल्ट्रासाउंड के अलावा हम लोग और भी क्या क्या अतिरिक्त ऑप्शन जो है हमारे पेशेंट्स को देते हैं उसके बारे में प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। फीटल मेडिसिन एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें हम लोग फीटल अल्ट्रासाउंड के अलावा मरीज को अगर ज़रूरत पड़ती है तो एमनियोसेंटेसिस यानी बच्चेदानी में के बच्चे के थैले में जो पानी होता है बच्चे के चारों तरफ, उसमें से एक निडल डाल के पानी निकालना, कोरियोनिक विलर सैंपलिंग यानी जो प्लासेंटा होता है उससे टिश्यू निकाल के जांच के लिए भेजना, फीटल रिडक्शन यानी कि जो बच्चे में अगर कभी गर्भ में 2 से ज़्यादा बच्चे ठहर गए या किसी एक बच्चे में कोई कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट होती है तो उस स्थिति में एक बच्चे के धड़कन को दवा के द्वारा रोकना, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन यानी कि जो बच्चा जिसको गर्भ में खून चढ़ाने की ज़रूरत है उसको हम लोग गर्भ में एक निडल के द्वारा खून चढ़ाने की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। तो मैम आज आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी जो कि जो प्रेग्नेंट स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होंगी जो हमारी वीडियोस को देखेंगे उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा मैम उसके साइड से, और इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार करना चाहता हूँ मैम। लेकिन मैम इंटरव्यू को एंड करते हुए हम लोगों का एक लास्ट कंसर्न है कि मैम आपका एक नॉर्मल पेशेंट्स के लिए जो हमारे व्यूअर्स हैं और नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनके लिए एक मैसेज फ्रॉम डायरेक्टर टेस्ट क्या रहेगा मैम, वो ज़रूर बताइएगा। निशांत हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पर जनरल मेडिसिन, गायनिकोलॉजी, जो फीटल मेडिसिन है, जो प्रेगनेंसी और जो गायनी से रिलेटेड अल्ट्रासाउंड है, ऑर्थोपेडिक्स की सुविधा, साथ ही जनरल सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे आने वाले सभी डॉक्टर अपने कार्य में बहुत ही निपुण हैं, उनका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों को लेकर। हमारी जो निशांत हॉस्पिटल है ये यहाँ का जो डेस्क है, जो हेल्पलाइन डेस्क है वो 24/7 ऑपरेट करता है। आप कभी भी फोन कर कोई भी जानकारी ले सकते हैं। निशांत हॉस्पिटल जो है सगुना मोड़ से जस्ट 1 किलोमीटर से कम की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर 24 घंटे परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा निशांत हॉस्पिटल मेन रोड पे है, इसलिए आने और जाने में आपको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। आप आने से पहले आपसे यही मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप आने से पहले अपना नंबर अपॉइंटमेंट प्रायर फिक्स कर लें हमारे हेल्प डेस्क पे फ़ोन करके, जो हमारे साथ इस वीडियो के साथ अटैच किया हुआ रहेगा, ताकि आपको अपॉइंटमेंट लेने से अपॉइंटमेंट अगर पहले से लिया रहेगा तो यहाँ आकर आपको अपना काम कराने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ हर तरह की ब्लड
जांच की भी सुविधा उपलब्ध है, एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है। तो इन चीज़ों के लिए भी आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आने से पहले अगर आप अल्ट्रासाउंड के लिए आ रहे हैं तो मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि आप अपना गायनिकोलॉजिस्ट का जो रेफरेंस स्लिप है, स्पेशली अगर आप प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड के लिए आ रहे हैं तो रेफरेंस स्लिप बहुत ज़रूरी है। साथ में आप अपना पहले का सारा कागज जो आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिखाया हो कहीं पर, या जो पहले अल्ट्रासाउंड कराया हो उसका कागज, और साथ में आधार कार्ड जरूर लेकर आए। धन्यवाद। हाँ, तो मैम आज का समय देने के लिए मैम धन्यवाद मैम। और दोस्तों, जैसा कि आपने जाना, हमारे डायरेक्टर जो निशांत हॉस्पिटल की जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव मैम, उनके तरफ से आपने सारी जानकारी को जो प्राप्त किया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल जो है ये खगौल दानापुर रोड सगुना मोड़ से आधे किलोमीटर की दूरी पे होगी। और इसके अलावा यहाँ पे जो ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे कैशलेस और TPA की भी सुविधा उपलब्ध है। और इसके अलावा यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स है, यहाँ पे न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, फीटल मेडिसिन, इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी इस हॉस्पिटल में अवेलेबल है। उसके अलावा 24/7 हेल्प डेस्क भी जो है एक्टिव रहती है। और उसके अलावा 24/7 एम्बुलेंस सर्विसेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे कैंटीन की भी सुविधा उपलब्ध है। तो यहाँ पे अगर कोई भी पेशेंट अगर अपने फर्दर प्लानिंग के लिए अगर इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं, तो आपको इन सारे सुविधा के बारे में आपको सारी चीज़ों की जो है जानकारी मैं अभी भी दे रहा हूँ। और आपको उस वक्त भी ये सारी जो सुविधाएं हैं वो आपको मिलते रहेगी। तो आप लोग एक बार ज़रूर निशांत हॉस्पिटल में एक बार आए और हमारी सुविधाओं का जो है आनंद उठाएं। धन्यवाद।